हिस्ट्री फिल्म स्पेशल डिवीजन। वास्तुकला में मूल तात्पर्य संरचनाओं को डिजाइन करने की कला और विज्ञान से है। भारतीय वास्तुकला भारत के इतिहास में सांस्कृतिक, धार्मिक आधारित और भारतीय वास्तुकला की कहानी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत में ब्रिटिश शासन तक के क्रमिक विकास को कहते हैं। तो यानी वास्तुकला सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आजाद भारत तक है। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला, इसमें भारतीय वास्तुकला सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुराने अवशेष जैसे इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, रोपण है, कालीबंगा है, लोथल और रंगपुर, इन सबसे बहुत पुराने अवशेष मिले हैं। फिर इस सभ्यता में नगरों का एक आयताकार ग्रिड प्रणाली थी। नगर आयताकार और इस तरह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। पैटर्न में बसा गए थे जिसमें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उन्हें मानकीकृत आयामों में पक्की हुई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जिप्सम का उपयोग क्या है? ईंटों को परतों को एक साथ जोड़ने के लिए किया गया है। फिर शहर उन्नत थे, जल निकासी प्रणाली थी। शहर उन्नत थे और जल निकासी प्रणाली थी। इसमें सोसाइटी थी जिसमें प्रत्येक घर में छोटी नालियां थीं और बड़े नालों से जुड़ती थीं। नियमित सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को अस्थायी तौर पर ढका जाता। तो नालियों को क्या है? अस्थायी तौर पर ढका जाता था। नियमित अंतराल पर मलकुंड की उपस्थिति के अलावा कुआं उपस्थित भी देखी गई है। कुआं की उपस्थिति भी देखी गई है। अन्न भंडार में कीटों से बचने के लिए रणनीतिक वायु नलियां और ऊंचे चौतरे थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार दीर्घ और कमरों से सज्जित था जो अनुष्ठानिक सफाई के महत्व को दर्शाता है। शहरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। निचला शहर था तो पूरी भाग में अवस्थित था। निचला शहर पूरी भाग में अवस्थित था और गांड से बड़ा और सबसे एक कमरे वाले छोटे घर संभावित कामकाजी वर्ग के लिए थे। निचला शहर में बटा था और ग्रांड पश्चिम भाग में स्थित। निचले शहरों से ये छोटा था भाग था। पश्चिम भाग में था बड़ी इमारतें जैसे अन्नागार, प्रशासनिक विभाग, स्तंभ वाले हॉल, शासकों, अभिजात वर्गों के निवास प्रांगण आदि थे। तो इसमें थे मौर्य वास्तुकला बौद्ध धर्म, जैन धर्म से प्रभावित थी। राज्य संरक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसे दरबारी कला और लोक कला में विभाजित किया है। तो दरबारी कला भी है और लोक कला में विभाजित किया गया है मौर्य वास्तुकला को। दरबारी कला, इसमें शासकों द्वारा बनाए गए वास्तुशिल्पकार शामिल हैं। राजनीतिक धार्मिक उद्देश्यों से किया जाता था। तो दरबार में द्वारा बनाए गए हैं। इसमें महल हैं जैसे कुप्रहार में अशोक का महल 3 मंजिल विशाल लकड़ी की संरचना है। तो कुप्रहार है मगध में वन हाथी आदि थी जिसमें एक ऊंचा केंद्र स्तंभ था। कुप्रहार में है अशोक का महल 3 मंजिला। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में पर्सेपोलिस के चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में पर्सोपोलिस के एकेमेनिड महल से प्रेरित। मेगास्थनीज के अनुसार यह महल मानव जाति का महानतम कृति में से एक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ईरान में है, पर्सोपोलिस के एकेमेनिड महल से प्रेरित था। फिर स्तंभ में है कि अशोक के स्तंभ शिलालेख राज्य के प्रतीक के रूप में युद्ध विजय की स्मृति में बनवाए गए थे। तो युद्ध की विजय स्मृति में बनाए गए थे। स्तंभ आमतौर पर चूनार के बलुआ पत्थर से बने थे। स्तंभ को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला यष्टि,
यष्टि एक पत्थर के टुकड़े या मोनोलिथ एकास्म से बना होता जिसमें स्तंभ के आधार का निर्माण करता था जी यष्टि। शिखर तो यष्टि के ऊपर स्थित कमल या घंटी के आकार का होता था, तो शिखर कमल या घंटी के आकार का होता था। ईरान स्तंभों से प्रभावित घंटी के आकार वाले ये स्तंभ अपनी शानदार चमक और विशिष्ट परिमार्जन के लिए जाने जाते। तो कमल की घंटी के समान थे, ईरान स्तंभों से प्रभावित थे ईरान से, और घंटी के आकार वाले थे शिखर। तो इस तरह था। शिखर आकृतियाँ आमतौर पर शिखर की आकृतियों में क्या था, तो बैल, शेर, हाथी जैसे जानवर की आकृतियाँ होती हैं। शिखर आकृति वाले कुछ मौजूद स्तंभ हैं। बिहार के शिखर के स्तंभ में जो है बिहार के बसरा, बखीरा, लोहरिया, नंदनगढ़। तो बिहार के बसरा में बखरिया, लोहरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा का वृषभ। उत्तर प्रदेश में सक्सा और सारनाथ में शेर पाए गए हैं। तो इस तरह के ये शिखर हैं, बैल, शेर, हाथी वाले। तो लोहरिया नंदनगढ़ का है और रामपुरवा का वृषभ वाला है। उत्तर प्रदेश के सरकिया, सारनाथ में भी शेर के इस तरह से स्तंभ हैं। आमलेक्स शिखर के शीर्ष पर एक गोलाकार या आयताकार आधार होता है। शिखर के शीर्ष पर गोलाकार या आयताकार आकार का आधार होता है जिससे आमलक के नाम से जाना जाता है। आमलक पर जानवरों की आकृतियों को स्थापित किया जाता है। तो ये बैल है। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ का सारनाथ स्तंभ है, उसका अमेकस और शीर्ष भाग एक सिंह आधारित राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो हम अम्बेकस है उसमें और शीर्ष भाग है और सिंह पर आधारित राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सारनाथ में अम्बेकस पर 4 जानवर 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें सारनाथ वाला है तो उसमें 4 जानवर हैं, 4 प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें घोड़ा पश्चिम में, हाथी पूरब में, वृश्चिक दक्षिण में और शेर उत्तर में। अम्बेकस को 4 दिशाओं में 24 तीलियों वाले चक्र है। तो 24 तीलियों वाला चक्र है और 4 जानवर हैं। घोड़ा पश्चिम में है, हाथी पूरब में है और वृश्चिक दक्षिण में, शेर उत्तर में है। हाथी महारानी महामाया के सपन को दर्शाता है। वृषभ उस महीने की राशि वृषभ को दर्शाता है जिसमें बुध का जन्म हुआ था। घोड़ा बुध के कंटक का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग उन्होंने राशि जीवन से दूर जाने के लिए किया था। और सिंह आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। इस स्तंभ शिखर का निर्माण अशोक ने धर्मचक्र परिवर्तन यानी बुद्ध द्वारा पहला उपदेश की स्मृति में करवाया था। तो स्तंभ का निर्माण क्या है, कब हुआ, तो अशोक की जो धर्मचक्र परिवर्तन ही पहला जो उपदेश दिया उन्होंने उसकी स्मृति में। 4 शेर के प्रतीक सभी दिशाओं में बुद्ध के धर्म को फैलाने के प्रतीक हैं। 4 दिशाओं में धर्म फैले। राष्ट्रीय प्रतीक में मंडूक उपनिषद के शब्द सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की जय हो आदि अम्बेकस के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। तो सत्यमेव जयते भी उसमें लिखा गया है साथ में। अशोक के स्तंभ और आर्केमेनियन स्तंभों के बीच अंतर। अशोक का स्तंभ और आर्केमेनियन स्तंभ। तो पहलू क्या है, अवधि की तो सरी शताब्दी 7वीं शताब्दी पूर्व, छठी और छठी की 4वीं शताब्दी पूर्व के हैं जी सदी के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं और 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के हैं। इनका उद्देश्य अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया
किया गया है। और महल का भाग है। आर्केमेनियन स्तंभ है जो, तो वो महल के भाग हैं और ये स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। इसमें सामग्री तो इसमें पत्थर और अन्य लुआ पत्थर और स्थानीय पत्थर हैं। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और अन्य स्थानीय पत्थर हैं। अशोक स्तंभ की संरचना तो खर के साथ एक अखंड यष्टि है। ऊंचे विशिष्ट चौतरे के साथ बसुरीदा जीएसटी और एक साथ जोड़े कई हैं। धार्मिक इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म फारसी संस्कृति संबंधित है। शिखर इसमें क्या है, हाथी शेर वृषभ की मूर्तियां हैं। इसमें शेर हाथी वृषभ की मूर्तियां और कई शिकार नहीं, केवल मनुष्य की छवियां यष्टि पर उकेरी गई हैं। स्तूप, तो स्तूप क्या है, स्तूप मूल रूप से समाधान टीले होते हैं। यह समाधान टीले पर पारंपरिक प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें मृतक के अवशेषों और राख आदि रखी जाती है। बौद्ध पूर्व होने के बावजूद स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। स्तूप के संरक्षक, स्तूपों में आम भक्तों से लेकर गृहपति राजा तक शामिल होते हैं। तो स्तूप में क्या है, गृह संरक्षकों में गृहपति और राजा इन्होंने संरक्षण दिए। कई स्थानों पर शिल्पादि संघों द्वारा दान का भी उल्लेख है। हालांकि बहुत कम शिलालेख हैं जिनमें कारीगरों के नाम का उल्लेख है, जैसे प्रीत खोरा पश्चिम घाट में सतमाला रेंज में, तो पीती खोरा है सतमाला रेंज में। कान्हा और महाराष्ट्र में कौंडिन्य गुफा लाने वाले के पास स्थित शिखर है। स्तूप की विशेषताएं, इसमें ठोस संरचना वाला होता है, अर्ध गोलाकार गुंबद होता है। स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना होता है, बाहरी सतह पर पक्की ईंटें बनी होती हैं। इसमें बेलनाकार संरचना होती है। शीर्ष पर हार्मलिक यानी हार्मिक होता है, खालिस्तान टाइप, और छतरियां भी बनी होती हैं। ये प्रदक्षिणा पथ से घिरा होता है। भक्त परिक्रमा करते हैं। पूरी संरचना लकड़ी की रेलिंग और तोरण द्वार होता है, नामक प्रवेश द्वार होता है। बुद्ध के जीवन की घटना जैसे जन्म, परिनिर्वाण, ज्ञान दर्शन और धर्म चक्र और महापरिनिर्वाण के कमल, हाथी, जातक गाथाओं आदि प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो जन्म की कथाओं को कमल, हाथी और जातक गाथाओं से दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण स्तूप कौन से हैं, तो बिहार में स्तूपों का निर्माण बिहार में राजगृह में, वैशाली में, बेथादीप, पावादीप, नेपाल के वस्तु में है, अलकप्पा, रामगढ़, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलिन आदि में है। अवंती और गंधार सहित कई स्थानों पर बुद्ध के अवशेषों पर कई अन्य स्तूपों का निर्माण का भी उल्लेख मिलता है जो गंगा घाटी से बाहर है। जैसे गंगा घाटी से बाहर है तो भरतहूत, बोध गया, अमरावती, नागार्जुनकोंडा है, अमरावती है, बोध गया है, भरतहूत है, अन्य स्तूप हैं जी। सांची का स्तूप ये विश्व धरोहर स्थल है। भोपाल के पास रायसेन जिले में बेसर नदी के पश्चिम में स्थित है। अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्तूपों का साथ सांची में 3 मुख्य स्तूप हैं। ऐसा माना जाता है कि स्तूप में बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप 2 में 3 अलग अलग पीढ़ियों की संबंधित 10 कम प्रसिद्ध आहर्तों जिन्हें ज्ञान प्राप्त कर लिया है के अवशेष हैं। इनमें अभिषेक ताबूत पर पाए जाते हैं। स्तूप 3 में सरिपुत्र और महामोगलायन बुद्ध के 2 प्रमुख शिखर अवशेष हैं।
स्तूप द्वीप में सरीपुत्र और महामोगलन बुद्ध के दो प्रमुख शिखर के अवशेष हैं। सरीपुत्र और महामोगलन बुद्ध के दो प्रमुख शिखर के अवशेष हैं। मूल रूप से स्तूप एक छोटी ईंट की संरचना थी जिसका समय के साथ विस्तार हुआ। बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया और वेदिका, तोरण, द्वार, प्रवेश द्वार आदि से घेर दिया गया। 4 प्रदेशों द्वारा मूर्तियों द्वारा अत्यधिक सजाया गया। सांची की मूल मूर्तियां आयाम में होने के बावजूद बहुत प्राकृतिक हैं। स्तूप पर यक्षों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। सालभंजी का पेड़ की शाखा पकड़े मूर्ति है, अपने आकर्षण आकार के लिए उल्लेखनीय है। अशोक के काल में स्तूप कला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। शिलालेख के साथ अशोक की सिंह शीर्ष स्तंभ स्तूप के दक्षिण ओर पाया गया है। तो जो सिंह शीर्ष है स्तंभ स्तूप दक्षिण की ओर पाया गया है। यहाँ ऊपरी प्रदक्षिणा पथ भी है जो इस स्थल के लिए अद्वितीय है। फिर 4 प्रवेशों द्वारा मूर्तियों द्वारा अत्यधिक सजाया गया है। 4 प्रवेश द्वार हैं जिस स्तूपों में जिसे मूर्तियों द्वारा सजाया गया है। सांची की मूर्तियां आयाम में होने के बावजूद प्राकृतिक है। स्तंभ पर यक्षों की मूर्तियां जैसा पड़ चुके हैं और चरम उत्कर्ष काल है अशोक के। फिर लोक कला, शाही समर्थन के अलावा स्थानीय समर्थन के माध्यम से मूर्ति कला, चीनी मिट्टी की चीजें और गुफा निर्माण सहित कला में विभिन्न माध्यम उत्पन्न हुए जिन्हें लोक कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो गुफा निर्माण भी हुए हैं और चीन मिट्टी की चीजें भी। गुफा वास्तुकला, तो गुफा वास्तुकला में गुफा वास्तुकला मौर्य काल के दौरान उभरी और आमतौर पर जैन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार आवास स्थल, तो जैन भिक्षुओं बौद्ध भिक्षुओं के बिहार में या बनाए गए आवास स्थल के रूप में उपयोग किए गए हैं। गुफा मुख्य विशेषताओं में अत्यधिक पॉलिश युक्त आंतरिक भाग है और सजावटी प्रवेश द्वार बनाए गए सजावटी प्रवेश द्वार है और पॉलिश युक्त आंतरिक भाग है। प्रारंभिक मौर्य गुफा का उपयोग आजीवक समुदाय द्वारा किया है। तो सबसे पहले आजीवक समुदाय द्वारा किया गया है। बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। बिहार ये इस तरह के हैं। तो ये बिहार के बरार और नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ। तो बिहार की बरार में और नागार्जुन गुफाओं का निर्माण भी मौर्य काल में हुआ है। बरार पहाड़ियाँ 4 गुफाओं के समूह से सम्मिलित है। बरार में क्या है, 4 गुफाएं हैं कहते हैं जिन्हें एक साथ बरार गुफा कहा जाता है। इसमें तो बरार की बिहार में जो बरार की गुफा है इसमें कौन सी गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और करण चौपड़ गुफा के नाम से जाना जाता है। लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा और करण चौपड़ गुफा के नाम से जाना जाता है। बिहार के बरार में है। नागार्जुन गुफा, इसमें विदिथी गुफा या नागार्जुन गुफा में विदिथी गुफा, बापियाक गुफा, गोपका गुफा शामिल है। तो गोपका गुफा है और बापी गुफा है और बदीथिका गुफा है। तो ये गुफाएं हैं। लोमस ऋषि की गुफाएं, ये बिहार के गया, लोमस ऋषि की गुफाएं कहाँ, तो बिहार की गया के पास बड़ा पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ये गुफाएं अशोक ने आजीवक समुदाय को दान दी थी। तो आजीवक समुदाय को दान दी थी लोमस ऋषि को। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर अर्धवृत्ताकार चैत्य महाविहार मेहराब, चैत्य जो है अर्धवृत्ताकार इस तरह का मेहराब से सजाया गया है। नासिक की गुफा महाराष्ट्र के पांडलोधी गुफाओं के नाम से जाना जाता है। नासिक की गुफाएं कैसे महाराष्ट्र में और पांडलोधी गुफा के नाम से जानी जाती हैं। फिर मूर्तियाँ, तो इनका उपयोग मुख्य रूप से स्तूपों में
तोरण मेधावी की सजावट धार्मिक व्यक्ति के रूप में किया जाता, सजावट के रूप में ये मूर्तियां बनी थी स्तूपों में। तोरण मूर्ति मौर्य काल में मूर्तियां किसकी बनी थी? तो जैन, हिंदुओं की और बौद्ध तीनों धर्मों की संबंधित है मूर्तियां, तीन धर्मों से। यक्षिणी का सबसे पहले उल्लेख शिल्पादिकारम में मिलता है। शिल्पादिकारम में मूर्तियों का यक्षिणियों का सबसे पहले प्रयोग शिल्पादिकारम में मिलता है। फिर मिट्टी के बर्तन मौर्य काल में मिट्टी के बर्तनों को उत्तरी काले परिमार्जित पॉलिश मृत भांड के रूप में जाना जाता है। तो काले पॉलिश मृत भांड के रूप में मौर्य काल में थे बर्तन। उसकी विशेषता यह थी कि काले रंग का अत्यधिक चमकदार मृत भांड थे। उन्हें मिट्टी के बर्तनों का उच्चतम स्तर माना जाता था, काले पॉलिशदार मृत भांडों को। फिर मौर्यकालीन वास्तुकला तो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। उत्तर में शुंग, करणव, कुषाणों, दक्षिण में पश्चिम भारत में तो दक्षिण और पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, अभीरों और बकाटतों द्वारा आगे बढ़ाया गया मौर्य वास्तुकला को। फिर रॉक कट गुफाएं तो इस अवधि के दौरान दो प्रमुख प्रकार की गुफाएं चैत्य और विहार थे। गुफा को आमतौर पर मानव और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया था। आंगन और पत्थर की दीवारें भी थी, आंगन था और पत्थर की इसमें दीवारें थी, पहाड़ियों को काट कर बनाई गई थी। चैत्य को प्रार्थना कक्ष कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता था। इसमें छोटे आयताकार द्वार होते थे और मेहराब हॉल होता था। इस तरह से मेहराब यहाँ हॉल होता था। तो चैत्य था जो पूजा स्थल। विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आवासीय स्थल थे। इसमें मुख्यतः गृह, सभागार, भोजन कक्ष होता था। गृह होता, सभागार, भोजन कक्ष होता था। चट्टान की गहराई में बने कक्ष ध्यान के लिए होते थे। पश्चिम भारत में गुफा परंपरा यहाँ ईसा पूर्व 2वीं सदी तक कई गुफाएं पाई जा गई हैं। मेहराब है, और गुंबद नुमा छत है, चैत्य है, हॉल है। अजंता में है, ये कहाँ है? तो अजंता में पीतल खेरा और भाजा में मेहराबदार गुंबद छत स्तंभ हॉल महाराष्ट्र का थाना और नासूम में है। पीछे की ओर गोलाकार कक्ष के साथ सपाट छत और चतुर्भुज हॉल महाराष्ट्र के कोझीवाड़ा में है। तो महाराष्ट्र के कोझीवाड़ा में है। बीच छत है और चौतरा है, हॉल है और 5 कोझे। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के महत्वपूर्ण स्थल नासिक में है। बिहार गुफाएं हैं और जुन्नर महाराष्ट्र में है। गणेश सल्ली मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं हैं। मुंबई में किसकी गुफाएं? कन्हेरी की गुफाएं। महाराष्ट्र में गणेश सलेणी की गुफाएं हैं। कार्ले में सबसे बड़े रॉककट चैत्य हैं। तो कार्ले में सबसे बड़े रॉककट चैत्य गृह हैं। खुदाई की गई इस गुफा में मानव और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिहार गुफाएं अजंता गुफाएं और वेडास गुफाएं और नासिक गुफाएं को महत्वपूर्ण गुफाओं में है। बिहार गुफाएं, अजंता गुफाएं, वेडास गुफाएं और नासिक गुफाएं। नासिक में बिहार गुफाओं की खुदाई के स्तंभ पर घाट आधार और घाट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। अन्य गुफाएं इसमें मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। अन्य गुफाएं स्थल पुणे के पास है। अन्य गुफाओं में स्थल क्या है? पुणे के पास। भाजा गुफाओं में बुद्ध गुफाएं हैं और मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं हैं। फिर जूनार सबसे बड़ा गुफा उत्खनन स्थल है। जूनार क्या है? सबसे बड़ा गुफा उत्खनन स्थल है। जूनार में बिहार गुफा की भी खुदाई की गई जूनार में, जिसमें गणेश
लेणी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बाद के काल में गणेश की एक छवि स्थापित की गई। तो जूनार गुफा सबसे बड़ा गुफा उत्खनन है। पूर्वी भारत में गुफा परंपरा। बौद्ध में खुदाई मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, तो आंध्र प्रदेश में हुई, उड़ीसा में हुई है। फिर गंगापल्ले गुफा आंध्र प्रदेश। गंगापल्ले गुफा कहाँ है? गंगापल्ले की गुफा आंध्र प्रदेश में। गुफाओं की खुदाई दूसरी सदी ईसा पूर्व में हुई है और पश्चिम भारत की गुफाओं की तुलना में ये गुफा अपेक्षाकृत छोटी हैं। तो पश्चिम भारत की गुफाओं की तुलना में ये वाली गुफाएं छोटी हैं। और अद्वितीय स्थलों में से एक है जहाँ की संचित स्तूप बिहार गुफा की खुदाई की गई है। तो इस बिहार गुफाओं की खुदाई उसमें से एक है। इसमें गोलाकार चैत्य गुफा, आयताकार विहार गुफाएं हैं। तो गोलाकार चैत्य गुफाएं हैं और आयताकार विहार गुफाएं हैं। तो गोलाकार वाली पूजा के लिए चैत्य गुफाएं और जो आयताकार है वे विहार गुफा। आंध्र प्रदेश में अन्य गुफाएं हैं। तो आंध्र प्रदेश की अन्य गुफाएं में है रामपरम पल्लम, अनकापल्ली, ध्यान कटक है, अनकापल्ली है और परम पल्लम है। विशाखापत्तनम में कौन से? तो अनकापल्ली 4वीं-5वीं सदी के दौरान पहाड़ी को काटकर विशाल चट्टानी स्तूप बनाया गया है। अनकापल्ली विशाखापट्टनम है और 4वीं-5वीं सदी विशाल चट्टान को काटकर बनाया। द्वितीय स्थल है क्योंकि यहाँ देश में चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े स्तूप हैं। तो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े स्तूप हैं। ध्यान आकर्षक है। आंध्र प्रदेश में महासंधियों के अधीन प्रमुख बौद्ध केंद्र है। विशाखापट्टनम में एक अन्नापल्ली 4वीं सदी। उदयगिरी खंडगिरी गुफा उड़ीसा में है। तो उदयगिरी में कौन सी? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में है। उदयगिरी है और खंडगिरी उड़ीसा में। इसे खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख हैं। शिलालेखों के अनुसार गुफाएं जैन भिक्षुओं के लिए हैं। तो जैन भिक्षुओं के लिए थी ये गुफाएं। फिर स्तूप। मौर्य काल में स्तूप आकार बड़े हो गए और सजावटी हो गए। लकड़ी ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग तेजी से होने लगा था। इस गुफा में विशाल आकृति पाई जाती है। इस परिसर में कुछ गुफाओं की खुदाई 8वीं-9वीं सदी ईस्वी में की गई। यहाँ अनेक एकल कक्ष खुदे हुए हैं इनमें। अब है स्तूप, ये हो चुका है। फिर शुंग राजाओं ने तोरण का विचार प्रस्तुत किया। शुंग तोरणों पर आकृतियों पैटर्न उकेरे गए हैं। तो इनमें आकृतियां पैटर्न उकेरे गए हैं। हेलेनिस्टिक प्रभाव के प्रमाण हेलेनिस्टिक प्रभाव में है। मध्य प्रदेश में भरहूत स्तूप और सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में भरहूत स्तूप है और सांची का स्तूप है। गुप्त वास्तुकला। गुप्त में कैसी थी? तो गुप्त साम्राज्य में आकर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आरंभिक गुफा शासकों में बौद्ध वास्तुकला को प्रोत्साहन दिया, लेकिन बाद में इन मंदिरों वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। बाद उनके द्वारा मंदिर वास्तुकला को प्रोत्साहित किया गया। तो गुप्त काल के दौरान गुफाओं की दीवार पर भित्ति चित्र अतिरिक्त विशेष बनाई गई हैं। तो भित्ति चित्र बनाए गए गुफा गुप्त काल में। अजंता में है। अजंता की गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई है और गुफाओं की एक श्रृंखला है जिसमें घोड़े के नाल के आकार में विस्तृत है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो कहाँ है गुफा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और बोघर नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। तो सह्याद्री पहाड़ियों में है और भगोरा नदी के किनारे है। इनमें
39 गुफाएं हैं, जिनमें 35 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। तो 39 जो है गुफाएं हैं, जिसमें 35 तो क्या है, 35 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। 4 चैत्य यानी पूजा स्थल 4 हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये बकाटव राजाओं तो अजंता ये क्या है, बकाटव राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई। इनमें हैरिसन प्रमुख है, हैरिसन प्रमुख थे। तो ये अजंता की गुफाएं हैं थी। अजंता की गुफाओं में गर्भगृह स्थित बुद्ध की मूर्ति अपने परंपरागत रूप से भारीपन मूर्तियों का समान लक्षण है। बच्चों के साथ यक्षी हरितिकी की मूर्तियां महत्वपूर्ण लोकप्रिय बौद्ध स्तूप हैं। अवलोकितेश्वर को चित्र और मूर्तियों में दर्शाया, अवलोकितेश्वर को चित्रों में और मूर्तियों में दर्शाया गया है। गुफा संख्या 26 सबसे बड़ी है। इनमें भिन्न प्रकार की बुद्ध प्रतिमा उकेरी गई। तो 26 सबसे बड़ी है और बुद्ध की क्या है, प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, बुद्ध प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इसमें सबसे बड़ी महापरिनिर्वाण प्रतिमा है। अजंता गुफा में 4 चैत्य गुफाएं हैं। आरंभिक चरण में दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व गुफा संख्या, तो पहली और दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है संख्या, जो गुफा संख्या 10 और 9 है। और बाद के चरण 5वीं सदी ईसा पूर्व के बाद के 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। इसमें गुफा वास्तुकला 29 है, 19 से 26 से संबंधित है। और इसमें सबसे बड़े चैत्य विहार हैं। इनमें मूर्तियों चित्रों सजाया गया है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं सदी ईसा पूर्व में कई ईस्वी की चित्रकला का एकमात्र अस्तित्व उदाहरण है। एलोरा की गुफा अजंता से 100 किलोमीटर दूरी पर औरंगाबाद है। तो 100 किलोमीटर दूरी पर औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी खुदाई चरण नदी पहाड़ी में चट्टानों से की गई। चरण नदी है, चरण नदी पहाड़ी की चट्टानों से की गई है। एलोरा की गुफाएं, ये गुफाओं का एक समूह 34 गुफाओं में एक समूह 17 ब्राह्मण और 12वां बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो 17 ब्राह्मणों से, 12 बौद्धों से और 5 जैन से संबंधित है। इन गुफाओं का विकास 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ है। 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच अजंता गुफाओं की तुलना में यह नई है। सबसे इनमें विषय वस्तु स्थापत्य शैली की दृष्टि से विविधता है। इसमें स्तंभ, एलोरा की गुफा क्या है, विषय वस्तु शैली की दृष्टि से भेद है। और अजंता की बात बनी है एलोरा की गुफा। 2 मंजिली गुफाओं की खुदाई की गई। तो 2 मंजिल एलोरा वाली 2 मंजिल खुदाई की गई है। लेकिन एलोरा में 3 मंजिली वाली गुफाएं एक अनूठी है। 3 मंजिल वाली भी है जो अनूठी है। बौद्ध गुफाएं, इन गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और आमतौर पर पद्मपाणि, वृक्षपाणि की छवियों द्वारा सजाया गया है। बौद्ध गुफाओं में विजयन बौद्ध धर्म से संबंधित कई छवियां हैं, जैसे तारा, महामयूरी। तो बौद्ध गुफाओं में विजयन शाखा धर्म से तारा है, महामयूरी है, अक्षोभ्य है, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि हैं। केंद्रीय आकृति बुद्ध की है, जो 3 दिव्य मुद्राएं पाई गई है। तो केंद्र में कौन है, सबकी मूर्ति बुद्ध है और उनमें 3 मूर्तियां पाई गई, जिसमें ध्यान करते हुए मुद्रा में, उपदेश व्याख्या देते हुए और दाहिने हाथ पर तेज तर्जनी से पृथ्वी को छूना भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो ये एलोरा की गुफाओं के चित्र हैं। तो बौद्ध गुफाओं में, बुद्ध की जो गुफा है उसमें तारा और खादिरवानी तारा, चुंडा, बृजदत्त
गुप्त, महामयूरी विश्वरी है, महामयूरी, सुजाता, पंडारा और भुक्टी में नक्काशीदार छवियों के माध्यम से देवी का प्रतिनिधित्व किया गया है। जैन गुफा यक्ष मतंग, महावीर, पार्श्वनाथ और गोमतेश्वर की मूर्तियां हैं। तो यक्ष मतंग है, महावीर है, पार्श्वनाथ है, गोमतेश्वर की मूर्तियां हैं। वैदिक धर्म की गुफाएं, इन समूह में सबसे प्रारंभिक गुफा छोटी है। तो वैदिक धर्म है, तो वैदिक धर्म समूह में की सबसे प्रारंभिक गुफाएं जो हैं वैदिक धर्म में छोटी हैं और सरल। कैलाशनाथ गुफा संख्या 16 है। कैलाशनाथ गुफा छोटी है, 16 है को छोड़कर सभी 16 को छोड़कर सभी गुफाएं चौकोर आकार की हैं। कैलाशनाथ मंदिर गुफा 16, यह एक अखंड संरचना है। 16 कैलाशनाथ मंदिर वाली 16 एक ही ठोस चट्टान से बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने 1756 से 1773 ईस्वी में करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश से कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर जो कैलाश मंदिर है, यह मंदिर मंजिला है, 2 मंजिल का है और पहली मंजिल पर कैलाश मंदिर है। निचली मंजिल पर एकदम हाथियों की नक्काशी उत्कीर्ण की है। तो हाथियों की नक्काशी है। देखने में ऐसा लगता है कि मानो हाथियों ने मंदिर को अपनी पीठ पर उठा रखा हो। फिर मंदिर के बाहरी हिस्से में शैव वैष्णव देवताओं की छवि, शिव की और वैष्णव धर्म की छवियां हैं। प्रांगण में ध्वजदंड और एक नंदी मंडप के साथ 2 विशाल स्तंभ हैं। तो नंदी है, 2 विशाल स्तंभ लगे हैं। कैलाश मंदिर है। शिव पार्वती का विहार समारोह, रावण द्वारा कैलाश मंदिर को उठाने से इसमें जो मूर्तियां हैं तो विहार समारोह है। कैलाश को उठाने का चित्र प्रयास है और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का विनाश करना, सुंदर मूर्तियां हैं। एक आकर्षक मूर्ति मगरमच्छ पर सवारी नंदी देवी गंगा और कछुआ पर सवार नदी देवी यमुना की है। तो कछुआ पर सवार है, यमुना का चित्रण है। तो शैव विश्व में रावण द्वारा कैलाश मंदिर को हिलाना अंधकासुरवर और कल्याण सुंदर को प्रचुरता से चित्रित किया गया है। तो अंधकासुरवर, इसमें अंधकासुरवध और कल्याण सुंदर को चित्रित किया गया ताकि वैष्णव विषयों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की कुछ मुख्य गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 10, ये विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा है। 10 संख्या, तो विश्वकर्मा और 10 बढ़ई की गुफा है। बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में बैठे, बुद्ध धर्म चक्र में क्या है, मुद्रा में बैठे हैं और उनके पीछे बोधि वृक्ष बना है। तो बुद्ध धर्म में बोधि वृक्ष बना है उनके पीछे। गुफा संख्या 10 है। गुफा 12 में एक हस्तपुष्ट महिला को कोबरा का कमरबंद और सिर पर पहने हुए दर्शाया गया है। तो हस्तपुष्ट मुद्रा है, कोबरा कमरबंद सिर पर पहने हुए वैसा एक खरीवानी तारा ने इस गुफा में अपने एक हाथ में एक पकड़ रखा है। पता नहीं क्या पकड़ा है 12 में। फिर गुफा संख्या 14 है। रावण की खाई है। 15 में 10 अवतार मंदिर है। गुफा संख्या 15 में 10 अवतार मंदिर दिखाएगा। 29 में घूमर लेना
30 में छोटे कैलाश जैन गुफा मंदिर है। 32 में इंद्र सभा जैन गुफा है। 33 में जगन्नाथ तथा जैन गुफा वर्ण की खाई है। वह एलिफेंटा गुफा 5वीं सदी के मध्य से 6वीं सदी में। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफा 5वीं शताब्दी के मध्य से 6वीं शताब्दी तक है एलिफेंटा की गुफा। यहाँ मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप, जिसमें घारापुरी द्वीप के रूप में जाना जाता है, तो इसे किस रूप में जानता है? घारापुरी द्वीप के रूप में जाना जाता है, स्थित है। यह मूल रूप से एक बौद्ध स्थल था, जिस पर बाद में शैव धर्म का प्रभाव तो स्थित मूल है। इसमें बौद्ध ग्रंथ है जिस पर शैव धर्म का प्रभाव है। स्थापित हो गए के समकालीन है। तो एलिफेंटा गुफा और एलोरा के समकालीन है और इसके मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है एलिफेंटा की गुफाएं। पंच हिंदू गुफा, एक जोड़ी बौद्ध गुफा स्थित है। तो पंच इसमें हिंदू गुफाएं हैं और एक जोड़ी बौद्ध गुफाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुफा महेश्वर मूर्ति गुफा है। तो इसमें 5 हिंदू गुफाएं हैं, एक जोड़ी बौद्ध गुफा है और महेश्वर मूर्ति गुफा सबसे प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के तट पर स्थित है और 9 बौद्ध गुफाओं को एक समूह है। 9 बौद्ध गुफाएं हैं, तो 9 बौद्ध समूह है। इसका विकास लगभग 5वीं-6वीं सदी के ईस्वी में मुख्यतः सातवाहन काल में के दौरान हुआ। सबसे महत्वपूर्ण गुफा रंग महल है। तो बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफा में 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हुए, जो उसमें सातवाहन काल में गुफा रंग है और मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर है बाघ की गुफाएं। तो इसमें क्या है? उड़ीसा में है गुफा। ये गुफा विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें 5वीं सदी ईसा की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में बनाया गया। तो 5वीं सदी है। 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनाया गया था। मूर्तियां विष्णु के वराह और सूअर अवतार और सूअर अवतार से संबंधित है। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। जूनागढ़ की गुफाएं। जूनागढ़ गुफा गुजरात। इसकी अनूठी विशेषता प्रार्थना कक्ष के सामने 30 से 50 फुट ऊंचे गड्ढे का होना है। तो इसमें 30 से 40 फुट ऊंचे गड्ढे का होना है, जिससे ऊपर कोटा के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी यानी उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से भिन्न है। तो उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से भिन्न है। जो ये गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन्हें 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाए गए बराहसुर गुफाएं हैं। स्तूप। तो स्तूप स्थल समत उत्तर प्रदेश। तो स्तूप के स्थल कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में रत्नागिरी में उड़ीसा में है, मीरपुर खांस सिंध में है और धमेख स्तूप वाराणसी के निकट है। ये विकास इसी काल में हुआ है। तो इनका विकास पहले उत्तर प्रदेश में स्थल समत स्तूप है, रत्नागिरी उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद मीरपुर सिंध धमेख स्तूप वाराणसी के निकट स्थित है। 3वीं-4वीं सदी में प्रतीत होते हैं। टेराकोटा या मिट्टी के बर्तन। मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों आदेशों के लिए किया गया है। मिट्टी के बर्तन अवशेष अहिर अक्षित्र राजगढ़ हस्तिनापुर और बस्तर में पाए गए हैं। तो अहिर छत्र में, राजगढ़ में, हस्तिनापुर में और बस्तर में पाए गए हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तनों को सबसे विशिष्ट वर्ग लाल बर्तन का था। तो लाल बर्तन के मिट्टी के बर्तन बने हैं। मंदिर वास्तुकला।
मंदिर वस्तु तो गुप्त काल के दौरान प्रारंभिक चरण में सपाट छत वाले अखंड मंदिर से लेकर बाद में वर्षा में मूर्तियों से युक्त शिखर वाले मंदिर भी, तो सपाट मंदिर भी है और मूर्तियों से युक्त शिखर वाले भी हैं। क्रमिक प्रगति होती गई और 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में चपटी छत वाले चौकोर मंदिर, यहाँ चपटी छत है और ये कम ऊंचाई वाले चौतरे पर बनाए गए हैं। दूसरी श्रेणी के मंदिर तो इसमें ऊपर उठाए गए हैं, तो इसमें ऊंचे चौतरे पे ऊंचे उठे हैं। मंदिर पाए गए हैं 2 मंजिल तक के पाए गए हैं। महत्वपूर्ण विकास गर्भगृह के चारों ओर एक ढका हुआ चलने योग्य मार्ग है, तो गुफा है, तो गुफा के चारों ओर ढका हुआ है और चलने योग्य ये मार्ग है और प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। फिर हस्तन कुठार में पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में, हस्तन कुठार और पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है। तीसरे चरण समतल छत के ऊपर शिखर के उद्धार द्वारा मंदिरों की पंचायतन शैली शुरुआत हुई, तो पंचायतन शैली तीसरी चरण में शुरू हुई। चौथा चरण, इसमें सामान्यतः तीसरे चरण के समान ही सिवाय इसके कि मुख्य मंदिर अब आयताकार हो गए और उन्हें महाराष्ट्र में टेढ़ मंदिर है, तो आयताकार मंदिर हो गए अब और महाराष्ट्र में है। चौथे मंदिर। पांचवा, उथले आयताकार प्रदक्षिणा पथ वाले और वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण, जैसे रत्नागिरी में मीनायर मठ है, तो रत्नागिरी में इस प्रकार के मंदिर हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत 11वीं-12वीं ईस्वी के अंत में भारत पर गौरी के कब्जे के साथ हुई, तो भारत में जब गौरी है तो गौरी कब्जे के साथ हुई है इंडो इस्लामिक वास्तुकला। फिर मुगलों ने सारसेनियन और बैजेंटीन साम्राज्यों से विभिन्न डिजाइनों को जो उन्हें विरासत में मिली थी, तो सारसेनियन और बैजेंटाइन डिजाइन जो मुसलमानों को विरासत में मिली थी स्थानीय संस्कृति के साथ जोड़ते गए, जिससे इंडो सारसेनी और इंडो इस्लामिक वास्तुकला उत्पन्न हुई। उन्होंने नए तत्वों जैसे सुलेख जड़ाऊ कार्य का उपयोग कर अलंकरण किया, सहतीर बैकेट गुम्बद आदि की शुरुआत की। सहतीर शैली और बैकेट गुम्बद आदि की शुरुआत हुई यहाँ। इंडो इस्लामिक वास्तुकला महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो धनुषाकार शैली में ने वास्तुकला की प्रारंभिक ट्रेवीट शैली का स्थान लिया, तो धनुषाकार जो शैली है, धनुषाकार शैली ने वास्तुकला ने ट्रेवीट शैली का स्थान लिया। मस्जिदों के आसपास मीनारों का निर्माण शुरू हो गया। मस्जिद बनी और उसके आसपास मीनारें बनने लगी इस तरह लंबी लंबी, तो मीनारों का निर्माण भी इसमें शुरू हो गया और मोर्टार का उपयोग जोड़ने के लिए सामग्री के रूप में किया गया इंडो इस्लामिक वास्तुकला में। मुसलमानों को किसी भी सतह पर जीवित आकृतियों को उकेरने की मनाही थी। उन्होंने अपनी धार्मिक कला वास्तुकला विकास की, जिसमें अरबी कला, अरबक्स शैली, ज्यामिति पैटर्न और प्लास्टर तथा पत्थर पर सुलेख शामिल है। अरबक्कास एक सजावटी डिजाइन जिसमें रेखाएं, पत्तियां, फूल आपस में गथे होते हैं, पत्तियां होती हैं फूल, तो अरबक्स एक सजावटी डिजाइन है जिसमें रेखाएं, पत्तियां, फूल आदि
आपस में गुथे होते हैं। इमारत जाली का काम था। तो इमारतें थी तो इसमें जटिल जाली का काम था। इस्लामी क्षेत्र में प्रकाश में के महत्व को दर्शाती हैं। आंगन में उपस्थित तालाब, फव्वारे, छोटी नदियाँ के माध्यम से पानी का उपयोग का महत्व मिला है। पानी का उपयोग मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है: धार्मिक, सजावटी और परिसर को ठंडा रखना। बगीचे चारवाक शैली की शुरुआत हुई, जिसमें एक वर्गाकार ब्लॉक को 4 समान उद्यानों में विभाजित किया गया है। फिर पिएटा डेब्यूरा तकनीक। अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग कर किए गए सचित्र मोज़ेक कार्यों को संदर्भित करता है कि सचित्र मोज़ेक कार्यों को संदर्भित करता है। पिएटा डूरा कीमती पत्थरों का उपयोग करके सजावट के लिए था। पिंटाडूरा। फिर टाइलिंग, तो दीवारों के फर्शों को टाइल से सजाने के लिए है टाइलिंग। आर्गेस संक्षेपण तकनीक। इसमें शिलालेखों को वास्तव में जितना करीब है उससे अधिक करीब दिखती है। अब धनुषाकार शैली और टैबिट शैली। धनुषाकार शैली है जी और टैबिट शैली है। इसमें मेहराबों और गुंबदों का प्रयोग है। इसमें बैकेट स्तंभ लिंक्स का उपयोग। मेहराबों का निर्माण बूसाइट्स इंटरपॉलिंग ब्लॉकों की संख्या के साथ किया जाता है। आवश्यक था कि इसमें किस्टोन लगे हुए थे। इसमें मीनारें अनुपस्थित होती हैं। मस्जिद के शीर्ष पर अर्ध गोलाकार गुंबदों का प्रयोग है। मस्जिद है तो मस्जिद के शीर्ष पर अर्ध गोलाकार गुंबदों का प्रयोग है। पत्थर सभी निर्माणों का प्राथमिक घटक था। मंदिरों के चारों किनारों पर मीनारें मौजूद थी। तो मंदिर के चारों किनारों पर धनुषाकार शैली में मीनारें थी। निर्माण के लिए चूने के ब्लस्टर, ईंट और मोर्टार का उपयोग किया। शैली की श्रेणियाँ, कितनी शैलियाँ? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अध्ययन को पारंपरिक रूप से वर्णित किया गया है। शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मंडू गुजरात बंगाल और जौनपुर में है। मुगल चित्र दिल्ली, आगरा और लाहौर में शैली है। फिर दक्कनी शैली बीजापुर और गोलकोंडा में है। शैलियों को श्रेणियाँ हैं: शाही शैली, प्रांतीय शैली, मुगल शैली और दक्कनी शैली। शाही शैली ये सल्तनत काल के दौरान शुरू हुई। शाही शैली विभिन्न राजाओं के तहत फलता फूलता रहा और प्रत्येक शासक ने अपनी कुछ विशेषताएं प्रदान की। तो सल्तनत काल के दौरान शासन करने वाला है और विभिन्न राज्यों के तहत फलता फूलता रहा और प्रत्येक शासक ने अपनी कुछ विशेषताएं प्रदान की है। फिर गुलाम राजवंश क्या है? तो इस काल में वास्तुकला की शैलियों को वास्तुकला की मामलुक शैली के रूप में जाना जाता है। तो गुलाम राजवंश क्या है? तो गुलाम राजवंश को मामलुक शैली के रूप में जाना जाता है। अधिकांश निर्माण मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण से थे। बलबन की कब्र को पहले वास्तविक मेहराब से सजाया गया। बलबन की जो कब्र से वास्तविक मेहराब से सजाया गया। कुतुब मीनार दिल्ली में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में और 2.5 दिन का झोपड़ा आदि इस काल में अन्य संरचनाएं थीं। तो बलबन की कब्र से पहले मेहराब से सजाया गया था।
कुतुब मीनार दिल्ली में है और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा आदि इस प्रकार की अन्य संरचनाएं बनी हैं। कुतुब मीनार यह 5 मंजिली इमारत है, विभाजित किया गया है। इसके निर्माण में शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हो गई थी और बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे पूरा किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। आगे चल के संत ख्वाजा कुतुब मीनार बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण किया गया। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण किया गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक कब आया? तो 1351 से 88 ईस्वी में। इसकी 2 मिजालों का पुनर्निर्माण कराया गया। यह भारत में सबसे ऊंची पत्थर की कीमत मीनार थी और मीनार बहुभुज गोलाकार आकृतियों का मिश्रण थी। यह मुख्य रूप से लाल भूरे बलुआ पत्थर से बनी थी। इसके ऊपर मंजिल में कुछ हद तक संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसकी विस्तृत अधिक सजी हुई है बाल निकाय हैं और प्रांतों वाले डिजाइनों से जुड़ी शिलालेखों की पत्तियां हैं। मीनारों का उपयोग प्रतिदिन अनाज या नमा के लिए बुलावा हेतु होता था। हालांकि इसकी अभूतपूर्व ऊंची शासन की ताकत और शक्ति का प्रतीक थी। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी 1197 ईस्वी में के आसपास और मस्जिद का निर्माण करवाया था। खिलजी वंश क्या है? तो उन्होंने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी खिलजी ने 1290 से 1320 ईस्वी की शासन किया और मामलुक वंश कहते हैं खिलजी। और वास्तव में सेलजुक शैली की स्थापना की। मोटर्रा का उपयोग पत्थरों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किया जाने लगा था। तो खिलजी वंश था। खिलजी वास्तुकला विशेषता लाल और बलुआ पत्थरों का उपयोग किया है। संगमरमर से उभरी धनुषाकार शैली, गुम्मद के नीचे धसी हुई मेहराब गुम्मद था, तो गुम्मद के नीचे धसी हुई मेहराब थी इस तरह, और छिद्रित खिड़कियां, एक बड़ा गुम्मद और एक नुकीले घोड़े की नाल, आयताकार से एक वास्तविक मेहराब। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दीवार और सीरिया किला आदि है। अलाई दरवाजा में इसे अलाउद्दीन खिलजी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार बनाया। यह पहाड़ पहले वास्तविक गुम्मद से सुशोभित। तुगलक वंश इस भवन की मजबूत और अत्यधिक साज सज्जा पर कम जोर दिया, तो भवन की मूर्तियों पर अधिक और साज सज्जा भवन की सजावट पर कम ध्यान दिया। इसने निर्माण पेश की गई जिसे बैटर के नाम से जाना जाता है। सौदी में मजबूती देने के लिए ढलान वाली दीवारों को मजबूती के लिए ढलान वाली दीवारों का उपयोग किया गया, जिसकी विशेषता की जैसा कि गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में देखा गया है। इनकी विशेषताओं में मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर मलबे का उपयोग हुआ है। केंद्रीय मेहराब का प्रयोगात्मक प्रयोग। मेहराब बीमा संयोजन तुगलक शैली की एक पहचान थी। तो मेहराब था, संयोजन था, तुगलक शैली की पहचान थी। विशेष
निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर के मलबे का उपयोग, 4 केंद्रीय मेहराब का प्रयोग, प्रयोगात्मक प्रयोग था। इसमें बीमा संयोजन तुगलक शैली एक पहचान थी। कब्रों में नुकीली गुम्मद, कब्रों में एक नुकीले गुम्मद अष्टकोणीय योजना का उद्भव। इमारतों के पैनलों से सजावट के तत्व के रूप में मैट मिली टाइलों की शुरुआत। तुगलकाबाद जहांपनाह और फिरोज शाह तुगलक के निर्माण के उदाहरण हैं। लोधी राजवंश में दिल्ली और उसके आसपास बिना किसी भव्य सजावट की बड़ी संख्या में कब्रें बनाई गईं। तो लोधी राजवंश में कब्रें बनाई गईं। इन मकबरों को अष्टकोणीय योजना पर डिजाइन किया गया। तो लोधी राजवंश। दोहरी गुम्मद की शुरुआत। तो लोधी वंश में क्या हुआ? दोहरी गुम्मद की शुरुआत हुई, जिसमें शीर्ष गुम्मद के अंदर एक खोखला गुम्मद शामिल था। सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली, भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। तो दिल्ली मकबरा है लोधी के समय का। सल्तनत काल में सार्वजनिक इमारतें, जिसमें सराय, पुल, बावली, बांध और केचरी, प्रशासनिक भवन, कोतवाली, पुलिस स्टेशन, डाक चौकियाँ और पोस्ट स्टेशन, हमाम यानी सार्वजनिक स्नानागार और कटरा बाजरा स्थान आदि शामिल हैं। तो सल्तनत काल में ये सार्वजनिक इमारतों के रूप में बने गए थे। सराय जिसमें 13वीं सदी में तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया था। सराय जो है 13वीं सदी में तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया था। सरायों के अस्तित्व का सबसे पहले उल्लेख बलबन के समय 1266 में मिला है। तो सराय का उल्लेख सबसे पहले बलबन के समय 1266 में मिला है। मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक को दिल्ली के साथ साथ सल्तनत के प्रमुख भीमी मार्गों पर बड़ी संख्या में सराय का निर्माण करने के लिए किया जाना था। तो सराय का निर्माण भूमि मार्गों पर किया गया था। फिर कुछ बावड़ियाँ बनी हैं। कुछ बावड़ियाँ दिल्ली सल्तनत वास्तुकला का एक हिस्सा थे। तो दिल्ली सल्तनत में ये बावड़ियाँ बनी थी, यहाँ पानी भरा जाता था। बावड़ी मेहरौली दिल्ली में इल्तुतमिश द्वारा निर्मित बावड़ी में से एक है। तो इल्तुतमिश द्वारा भी बावड़ियाँ बनवाई गई थी। प्रांतीय शैली इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बंगाल, गुजरात, जौनपुर, गोलकुंडा, मालवा और दक्कन से तत्कालीन राज्यों के स्थानीय वास्तुकला शैलियों को शामिल किया गया। इससे प्रांतीय शैली को बढ़ावा मिला। तो प्रांतीय शैली में क्या है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बंगाल, गुजरात, जौनपुर, गोलकुंडा, मालवा, दक्कन आदि में तत्कालीन राज्यों में वास्तुकला बनाई गई। सजावट के लिए ढकी हुई ईंटों और चमकदार टाइलों का काम में लिया जाता था। उदाहरण है गौर से कदम रसूल मस्जिद, अखिल दरवाजा, पांड्या में अदीना मस्जिद, बंगाल में दरसवरी मस्जिद, अहमदाबाद में सीदी सैया मस्जिद है। बंगाल में बांस के निर्माण से उत्पन्न हुई ढलानदार कंगनी वाली, तो बांस से निर्मित
वहाँ से उत्पन्न हुई ढलानदार कंगनी वाली बंगाल की छत को मुसलमानों द्वारा अपनाया गया। ईंट मुख्य निर्माण सामग्री थी और पत्थर का उपयोग मुख्यतः स्तंभों तक ही सीमित था। तो पत्थर का उपयोग स्तंभों तक ही सीमित था। सजावट के लिए ढकी हुई ईंटों और चमकदार टाइलों को काम में लाया गया। उदाहरण के लिए गोरा के कदम रसूल मस्जिद ही पढ़ लिया है और दाखिल दरवाजा मस्जिद। अब है जौनपुर इसे सरकी शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इसने मीनारों के उपयोग से परहेज किया। उदाहरण है जौनपुर की अटाला मस्जिद। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद। तो जौनपुर में है अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद। मालवा इसमें पर्यावरणीय अनुकूलन शामिल है। तो मालवा इसमें पर्यावरणीय अनुकूलन शामिल है, जैसे कि बड़ी खिड़कियों, मेहराबों, कृत्रिम जलाशयों, बावड़ी आदि में देखा जा सकता है। मुख्य विशेषता विभिन्न रंगों के पत्थरों, संगमरमर का उपयोग था। इसमें हिंडोला महल, रानी रूपमती मंडप और जहाज महल, अशरफी महल शामिल है। तो मालवा उसके पर्यावरणीय अनुकूल शामिल है, जिसमें यही है कि हिंडोला महल है, रानी रूपमती मंडप है, जहाज महल है और सीफ महल है। ये जौनपुर वाले के पास है। फिर दक्कन में कौन से? दक्कन से बीजापुर शैली के रूप में जाना जाता है। दक्कन में बीजापुर शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आदिल शाह के संरक्षण में विकसित किया गया और 3 धनुषाकार अग्रभाग दिया गया था। इसमें 3 धनुषाकार अग्रभाग, जिसमें बल्लानुमा गुम्बद और कार्निस का प्रयोग है। इस शैली के निर्माण की विशेषता है। तो बल्लानुमा गुम्बद और कार्निस का प्रयोग इस प्रकार शैली में है। इमारतों को मजबूत करने के लिए लोहे के क्लैप और मोर्टार्स के मजबूत प्लास्टर का उपयोग किया गया है। छत बिना किसी सहारे की थी। इसमें दीवारों को भी समृद्ध नक्काशी से सजाया गया है। तो बीजापुर में है नक्काशी सजाया गया है। छत बिना सहारे की थी, प्लास्टर का उपयोग किया है, लोहे के क्लैप बनाए गए मजबूत करने के लिए। बीजापुर कर्नाटक में गोल गुम्बद इसी शैली में गोल गुम्बद बनाए गए हैं। गोल गुम्बद ये आदिल शाह राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1626 से 1656 के मकबरे के रूप में बनाए गए हैं। गुम्बद कॉम्प्लेक्स में नक्कर खाना, एक अनुष्ठानिक नागड़ा कक्ष, एक मस्जिद और एक सराय है। इसे अलंकृत प्लास्टर वर्क के साथ गहरे भूरे प्लास्टर का उपयोग करके बनाया गया है। तो इसमें अलंकृत प्लास्टर वर्क के साथ गहरे भूरे प्लास्टर का उपयोग करके बनाया गया है। इसके गुंबदों, मेहराबों और ज्यामितीय बनावट में तिमुरिड और फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तिमुरिड और फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका गुम्बद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है। तो गुम्बद जो है, गुम्बद के साथ जुड़ी
फुसफुसाती गैलरी एक ध्वनि आश्चर्य है जो ध्वनियों को बढ़ा सकती है। तो फुसफुसाती गैलरी है, इसमें बार बार प्रतिध्वनि कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में भी एक फुसफुसाती गैलरी है। तो ये गैलरी है, अलंकृत है। आदिल शाह बीजापुरी के समय की है ये चीज़ें। है मुगल शैली। मुगल शैली में मुगल कला वास्तुकला महान संरक्षण थे। बाबर ने पानीपत और रोहिलखंड में मस्जिदों का निर्माण करा। तो पानीपत वाले क्षेत्र में और रोहिलखंड में, तो पानीपत हरियाणा में और रोहिलखंड जो उत्तर प्रदेश वाला। हुमायूं, इसने दीन पनाह नामक नहर की नींव रखी। तो दीन पनाह नामक एक नहर बनवाई हुमायूं ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, यहाँ इनकी विधवा बेगा बेगम द्वारा निर्मित मुगल वास्तुकला का विशिष्ट उदाहरण है। यह फारसी वास्तुकला और भारतीय परंपराओं का संश्लेषण है। इसमें ऊंचे दोहरे गुम्बद है और साथ ही छतरियाँ भी हैं और जो दूर से पिरामिडनुमा आकार देती हैं। इससे चारबाग शैली उद्यान, तो इसमें हुमायूं के समय की क्या है, चारबाग शैली का उद्यान है। मकबरे की लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है। हुमायूं के मकबरे को लाल बलुआ पत्थर। मस्जिद की संरचना कक्षों की एक श्रृंखला के ऊपर खड़ी की गई है, संगीत संरचना की तरह है। केंद्रीय कक्ष में अष्टकोणीय रूप में समाधि स्थल है। अष्टकोणीय रूप में समाधि का स्थल है। यह पहली बार है जब लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद मरमर का प्रयोग किया गया। तो लाल बलुआ और सफ़ेद मरमर दोनों का प्रयोग हुआ है, इसमें पहली बार है। फिर शेर शाह, तो उसका काल वास्तुकला में लोदी शैली में मुगल शैली की ओर संक्रमण का चरण है। तो जो शेर शाह है उसका काल वास्तुकला में लोदी शैली में बना और मुगल शैली की ओर संक्रमण का काल है। मुगल शैली आने वाली थी और ये लोदी शैली खत्म हो रही है। इसमें दिल्ली में पुराने किला कुहान ए मस्जिद का निर्माण कराया है। तो कुहान ए मस्जिद का निर्माण कराए गए। इसमें कब्रें हैं। फिर पटना में शेरशाह सूरी की सूफी मस्जिद है। पाकिस्तान में रोहतास किला है और सासाराम में उसने अपना मकबरा बनाया है शेरशाह सूरी ने। उसने एक पुराने मार्ग का विस्तार और पुनर्निर्माण भी करवाया। तो पुराने मार्ग का विस्तार कराया और पुनर्निर्माण कराया। उसका नाम बदलकर सड़क ए आज़म रखा। बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया इसे, मौर्य मार्ग को। फिर अकबर, तो इस मुगल काल वास्तुकला में स्वर्णिम युग है अकबर का। और यह काल हिंदू इस्लामिक निर्माण शैली का मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसमें टैबीट का निर्माण किया गया है। अकबर के निर्माण शैली में मुख्य विशेषता रही है। तो अकबर ने कहा हिंदू इस्लामिक निर्माण शैली का प्रयोग मिश्रित किया है, पत्थर का उपयोग किया। टैबीट निर्माण शैली है का उपयोग मुख्य विशेषता रही है इसकी। मेहराबों का उपयोग, मेहराब बने हैं। मेहराबों का उपयोग संरचनात्मक रूप के बजाय सजावटी रूप में हुआ है। तो संरचना की जगह सजावट के रूप में मेहराब बने हैं। और गुम्बद कभी कभी खोखले होते थे, लेकिन तकनीकी रूप से कभी कभी वास्तविक दोहरे क्रम के नहीं होते थे। इस तरह से इसके समय अकबर की निर्माण योजनाओं दो मुख्य समूहों में विभाजित किया गया था। जैसे पहले समूह में आगरा, इलाहाबाद और लाहौर में है। आगरा, इलाहाबाद, लाहौर में किले की इमारतें कुछ महत्वपूर्ण। दूसरे समूह में है फतेहपुर सीकरी में अकबर की नई राजधानी का निर्माण कराया उसने। आगरा का किला, तो आगरा के किले का दिल्ली गेट और जहांगीरी, आगरा के किले में दिल्ली गेट बनवाया है।
जहांगीर महल अकबर के शासनकाल की एकमात्र प्रतिनिधि रही है। फिर जहांगीर महल में संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी है। जहांगीर महल जो अकबर ने बनाया उसमें लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मजबूत इमारत के रूप में गई है। मजबूत इमारत की उद्यान 4 बाग शैली में बनाया गया है। फिर अंदर मौजूद अधिकांश संरचनाएं से शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाई। फिर अधिकांश जो अंदर की संरचनाएं शाहजहां के शासनकाल में बनी हैं। इसमें शाहजहां द्वारा निर्मित दीवाने आम, शाहजहां के समय दीवाने आम, सार्वजनिक जो दृश्य हॉल था, दीवाने खास, निजी दर्शकों का हॉल शामिल है। तो जहांगीर महल में है। फतेहपुर सीकरी अकबरकालीन, तो इसमें स्थापना शेख सलीम चिश्ती के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में की गई है। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती के प्रति कृतज्ञता के रूप में मनाई गई। इतिहास में एक ठहरे हुए क्षण के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ की इमारतें हिंदू और फारसी शैलियों के अनूठे मिश्रण हैं। तो हिंदू और इस फारसी शैली का मिश्रण है इसमें। सभी इमारतें पारंपरिक ट्रेवीड निर्माण शैली का उपयोग करते हुए विशिष्ट समृद्ध लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। तो ट्रेवीड निर्माण शैली लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इमारतें स्थानीय चट्टानों से बनाई गई हैं और मोर्टार्स के उपयोग से जोड़ी गई हैं। फतेहपुर सीकरी शहर के अंदर महत्वपूर्ण इमारतों में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, तो गुजरात पर अरब की जीत की याद में 1576 में ईस्वी में बनवाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। तो बुलंद दरवाजा है। इस पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, तो सफ़ेद संगमरमर से बनी फतेहपुर सीकरी एकमात्र इमारत है अकबर के समय। फिर इबादत खाना इसी में है अकबर के समय। तो अकबर विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के लिए इस्तेमाल करता था। इसमें 5 पंचमहल, इबादत खाने में पंचमहल है और 25 कोटा शतरंज खेलने के लिए 25 कोटा शतरंज खेलने के लिए, जामी मस्जिद और हसन मीनार जोधाबाई का मकबरा। तो जामी मस्जिद, हसन मीनार और जोधाबाई का मकबरा अकबरकालीन स्थापना है। फिर वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह ने लाल पत्थरों से करवाया था। तो गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है, लाल पत्थर से निर्माण करवाया गया था। ये पत्थर अकबर द्वारा दान दिए गए थे। जहांगीर के काल में, तो चित्रकला अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, वास्तुकला को पीछे छोड़ दिया गया है। इस शासनकाल में महत्वपूर्ण निर्माण अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। मोती महल लाहौर और कश्मीर में शालीमार बाग और नास्तान बाग थे। तो ये जहांगीर काल में है। इसमें चित्रकला महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसमें भी मकबरा है। इस मकबरा में सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में बनाया है और मोती महल लाहौर में बनवाई है। और कश्मीर में सलीम बाग है और नसात बाग भी थे। अकबर का मकबरा, इसका डिजाइन स्वयं अकबर ने बनाया। अकबर का मकबरा की डिजाइन स्वयं अकबर ने बनवाया था। इसका निर्माण उसके जीवन काल में शुरू हुआ, इसे बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया। तो इसका निर्माण बाद में जहांगीर ने करवाया है। नूरजहां ने सफ़ेद संगमरमर से अहमद छोले आगरा में मकबरे का निर्माण करवाया था जहांगीर के काल में। शाहजहां के काल में, तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। शाहजहां के काल में वास्तुकला जो है अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। उस काल में इस्तेमाल में संगमरमर की नाजुक नक्काशी और पित्तरादूरा के काम में सुसज्जित थी। तो पित्तरादूरा का प्रयोग किया जाता था सजावट के लिए और संगमरमर की नक्काशी की जाती थी। तो शाहजहां इसमें मेहराब को पत्तियों और आकृतियों में सजाया। तो मेहराब को कैसे पत्तियों से और आकृतियों से सजाया गया था। ये गुम्बद पतली गर्दन के साथ बबलनुमा हो गया। स्तंभ कोमल आकृति के साथ बनाए गए हैं। स्तंभ कोमल आकृति के साथ बनाए गए हैं इसमें।
उनके उल्लेखनीय निर्माण में शामिल शाहजहानाबाद शहर वर्तमान पुरानी दिल्ली में है। शाहजहानाबाद शहर है पुरानी दिल्ली में। ताजमहल है। आगरा के किले में मोती मस्जिद संगमरमर से बनी है। दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली में लाल किला जो शाहजहां के काल के हैं। लाल किला यह यमुना नदी के पुराने मार्ग के निकट है। इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। किले के अंदर उल्लेखनीय इमारतें हैं तो इसमें दीवाने खास है और दीवाने आम है। मोती महल है इसके अंदर और हीरा महल है। मोती महल, हीरा महल और रंग महल है। दीवाने खास यह भी कहा जाता है कि इसका संगमरमर का मंच कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का आधार था। इसमें मयूर सिंहासन था। प्रसिद्ध कथन यह है कि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ है, यही है और यही है। संगमरमर के महल की दीवारों से सुशोभित है। ताजमहल तो यह अर्जुन मंद बानो बेगम जिन्हें मुमताज कहा जाता है के लिए बनवाया गया था। मुख्य वास्तुकला इसमें फारसी मुगल के भारतीय उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके उस्ताद अहमद लाहौरी ने की वास्तुकला है। इसमें मुगल वास्तुकला में सभी विशेषताएं हैं, जैसे सुलेख पित्रादूरा, चारबाग शैली में उद्यान बने, ऊंचे चौतरे करे हैं, दोहरा गुम्बद भी बनाया गया है। औरंगजेब कालीन तो औरंगजेब कालीन शताब्दी वास्तुकला सक्रिय रुचि नहीं ली इसने। इसके शासनकाल में इमारतों में औरंगाबाद में इसने अपनी पत्नी सबिया या उल दुलानी का मकबरा बनाया है। लाहौर में बादशाही मस्जिद तो लाहौर में एक बादशाही मस्जिद बनवाई है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में इसने मोती मस्जिद बनवाई है। औरंगाबाद में नित्य पत्नी के मकबरे में ताजमहल की नकल करने की कोशिश की गई है। गोमती नदी के तट पर बना हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर है यहाँ। आधुनिक वास्तुकला तो आधुनिक भवन निर्माण योजना का पश्चिम भारत अंग्रेजों के आगमन के बाद हुआ। वास्तुकला का मुख्य उद्देश्य संगठन के उसके लोगों और भारत से जैसे बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के बाद कुछ आवश्यक स्थान बनाए थे उन्होंने आधुनिक वास्तुकला में। तो लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, लखनऊ में बनवाया गया। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में असफ उद दौला द्वारा किया गया। इसके निर्माण में मोटर्स के उपयोग के बिना ईंटों से जोड़ा गया है। मोटर्स के उपयोग के बिना ईंटों को जोड़ा गया है। फिर रोम दरवाज़ा भी लखनऊ में स्थित है। तो रोम का दरवाज़ा है जो लखनऊ में स्थित है। इसे अवध के नवाब असफ उल दौला ने बनवाया था। इसे चूने से लेपित ईंटों का उपयोग करके बनवाया गया है। आधुनिक वास्तुकला पुर्तगाली प्रभाव। भारत में वास्तुकला में इबेरियन शैली की शुरुआत थी। इबेरियन शैली की शुरुआत थी। विषम रंगों के उपयोग से युक्त आंगन घरों और बरोक शैली की अवधारणा भी पेश की। पुर्तगाली निर्माण के उदाहरण हैं पुर्तगाल में तो गोवा में कैथोल्ट और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और दीप और दमन के किले हैं पुर्तगाली में। फ्रांसीसी प्रभाव तो फ्रांसीसी शाही नगर नियोजन की अवधारणा का आगमन हुआ। इसमें पांडुचेरी फ्रांसीसियों का पांडुचेरी में है। चंदनगर ये पश्चिम बंगाल वाले हैं। माहे केरल में, कराईकल केरल में, तमिलनाडु और यवन
आंध्र प्रदेश में शहरों का विकास हुआ है। ब्रिटिश का प्रभाव। ब्रिटिश का गोथिक शैली। ब्रिटिश का प्रभाव गोथिक शैली का आगमन हुआ। इसे भारतीय वास्तुकला के साथ मिला दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ और जिसमें वास्तुकला की इंडो गैथिक शैली का विकास हुआ। 1911 में ईस्वी के बाद नव रोमन वास्तुकला का उदाहरण है। ब्रिटिश का प्रभाव। इंडो गोथिक शैली। इंडो गोथिक शैली है वास्तुकला की भारतीय, फारसी और गोथिक शैली का एक अनूठा मिश्रण है। तो भारतीय, फारसी और गोथिक शैली जो है उसका अनूठा मिश्रण है इंडो गोथिक शैली में। इसे विक्टोरिया शैली के रूप में जाना जाता है। तो इसे विक्टोरिया शैली के रूप में जाना जाता है। इमारतें बड़ी और विस्तृत हैं। इसकी दीवारें इंडो इस्लामिक युग की तुलना में पतली हैं। तो इंडो इस्लामिक युग की तुलना में इसकी इंडो गैथिक शैली पतली है दीवारें। इंडो गैथिक युग में घुमावदार मेहराबों के विपरीत मेहराब नुकीले हैं। घुमावदार मेहराब हैं तो उनके विपरीत मेहराब नुकीले हैं। बड़ी खिड़कियां विक्टोरिया शैली की अनूठी विशेषता है। तो बड़ी बड़ी खिड़कियां जो हैं वो विक्टोरिया शैली की विशेषताएं रखती हैं। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल है। मुंबई के गेट ऑफ इंडिया आदि बनाए गए हैं। नव रोमन शैली। रोमन शैली है जो, तो नव रोमन शैली में एडविन लुथियंस और हर्बर्ट बेंकर की कलाकृतियाँ इस शैली का बेहतरीन उदाहरण थे। नई दिल्ली का परिसर, यह वास्तुकला की सभी शैलियों का संगम था, जिसमें इस शैली में वैविध्यपूर्ण बना दिया गया है। नव रोमन शैली। स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला। आज़ादी के बाद वास्तुकला दो दृष्टिकोण उभरे। स्वतंत्रता के बाद तो पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी, लेकिन दोनों ही औपनिवेशिक प्रभाव से छुटकारा नहीं पा सके। परिणाम स्वरूप वास्तुकला परंपरा के जो मानक थे उसमें गिरावट आई और निर्माण की मिश्रित प्रकृति के परिणाम स्वरूप सादगी, आधुनिकता, उपयोगिता से अत्यधिक समझौता किया गया। गोलाकार इमारत पर अधिक ध्यान दिया गया और पश्चिमी वास्तुकला डिजाइनों का साकार करने के लिए प्रत्यक्ष रूपांतरण का अत्यधिक उपयोग किया गया था। स्वतंत्रता के बाद वास्तुकला, तो आज़ादी के बाद पुरातत्व दृष्टिकोण उभरने लगे, ये पढ़ चुके हैं। तो आधुनिक वास्तुकला के उदाहरण लें तो कोबुइजे द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ सुप्रीम कोर्ट है भारत में और राष्ट्रपति भवन आदि आधुनिक वास्तुकला है। तो मंदिर वास्तु निर्माण कला। मंदिर किस तरह से बने, किस समय में। प्रारंभिक मंदिर। स्तूपों के निरंतर निर्माण के साथ साथ ब्राह्मणवादी और हिंदू मंदिर एवं मूर्तियां अधिक लोकप्रिय हो गईं। तो स्तूपों निर्माण के साथ साथ ब्राह्मणवादी मंदिर हो गए और हिंदू निर्माण मूर्तियां आदि लोकप्रिय हो गईं। प्रत्येक मंदिर में एक मुख्य देवता होते थे और इनकी मूर्ति स्थापित की गई होती थी। मंदिर में पूजा गृह 3 प्रकार के हैं। पूजा गृह होते हैं इसमें 3 प्रकार के हैं। पहले है संधार प्रदक्षिणा पथ के साथ, फिर निर्धार यानी प्रदक्षिणा पथ के बिना, सर्वतोषित सभी दिशाओं में प्रवेश किए जा सकते हैं। तो इस तरह के मंदिर थे जिसमें प्रदक्षिणा पथ था, इसमें पक्ष नहीं था और सर्वदित यानी सभी दिशाओं से प्रवेश किए जा सकते थे। इस तरह के मंदिर थे। तो उल्लेखनीय मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ एरन नाचन कुठार मंदिर है। मध्य प्रदेश के विदिशा के पास उदयगिरी में
मंदिर है। इन मंदिरों में आमतौर पर एक बरामदा होता है और एक हॉल और पीछे की ओर एक पूजा स्थल होता है। तो एक बरामदा होता है, फिर हॉल होता है और पीछे की ओर एक पूजा स्थल होता है। उल्लेखनीय मंदिर में हिंदू मंदिर की संरचना। हिंदू मंदिरों में गर्भगृह होता है। गर्भगृह में शुरुआत में एक प्रवेश द्वार वाला एक छोटा कक्ष था, जो समय के साथ एक बड़े कक्ष में, पहले छोटा सा कक्ष होता था, बड़े कक्ष में अब विकसित हो गया, जिसे मुख्यतः मूर्ति को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रवेश द्वार मंडप। मंदिर का प्रवेश द्वार, जैसे बरामदा अथवा द्वार मंडप, बड़ी संख्या में उपासकों और समायोजित करने के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रवेश द्वार या मंडप भी बनाए जाते थे, जो उपासक वहाँ बैठते थे। वास्तुशिल्प तत्व। स्वतंत्र खड़े मंदिरों में एक पहाड़ जैसा शिखर चित्रित होता है। तो इसमें शिखर होता है जो उत्तर में एक घुमावदार शिखर का रूप ले लेता है और दक्षिण में एक पिरामिडनुमा टॉप के रूप में, दक्षिण में एक पिरामिडनुमा होता है और उत्तर में एक शिखर की तरह होता है। फिर वाहन और ध्वज। गर्भगृह के सामने अक्षीय रूप में स्थित वाहन या मुख्य देवता के वाहन के रूप में होता है, जिसके साथ एक मानक स्तंभ और ध्वज लगा, तो मानक स्तंभ होता है और ध्वज लगा होता है। ऐसे यहाँ मंडप होता है। मंदिर वास्तुकला की शैली। तो मंदिर की दो अलग अलग शैलियाँ प्रचलित रही हैं। उत्तर में नागल शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैलियाँ प्रचलित रही हैं। दोनों शैलियाँ वास्तुशिल्प विशेषताओं और शिखर के आकार में भिन्नता है। तो वास्तुशिल्प में भिन्नता है और शिखर में भी आकार में भिन्नता है। कुछ विद्वान बेसर शैली को नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप में स्वतंत्र रूप में देखते हैं। नागर शैली। उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली। उत्तर भारत के मंदिर वास्तुकला में प्रचलित है, नागर शैली के रूप में जाना जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित हुई। तो 5वीं सदी के आसपास विकसित हुई थी ये। विशेषताएं क्या है? तो उत्तर में मंदिर प्रत्येक ऊंचे चौतरे के ऊपर बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के विपरीत यहाँ आमतौर पर विस्तृत सीमा दीवारों या प्रवेश द्वारों का अभाव है। तो बहुत बड़े बड़े जो प्रवेश द्वार हैं, ऐसे प्रवेश द्वार नहीं होते यहाँ। मंदिरों में आमतौर पर मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का पालन, पंचायत शैली यानी एक मंदिर, मुख्य मंदिर और 5 अलग अलग मंदिर, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। गर्भगृह के बाहर गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मंदिर परिसर में कोई पानी की टंकी या जलाशय नहीं थे। तो मंदिर परिसर में है पानी की टंकी या जलाशय नहीं थे। शिखर का ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज बांसुरीदार चक्र में समाप्त होता है। शिखर का ऊर्ध्वाधर जो सिरा होता है, ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज बांसुरी चक्र में समाप्त होता है, जिसे अमलक के नाम से जाना जाता था। अमलक के शीर्ष पर गोलाकार आकार की संरचना होती है, जिसे कलश कहा जाता है। तो अमलक के ऊपर एक कलश भी होता है। पंचायतन शैली। इसके प्रमुख देवता के मंदिर सहित 4 सहायक मंदिर, इसमें एक मुख्य मंदिर होता है और 4 सहायक मंदिर होते हैं। मुख्य मंदिर वर्गाकार और मंडप लंबा होता है। तो मुख्य मंदिर होता है वर्गाकार होता है इस तरह से, और एक मंडप भी होता है इसके सामने यहाँ। फिर है क्रॉस का आकार देने के लिए सहायक मंदिरों को मंडप के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत स्थापित किया गया है। उदाहरण देवगढ़ उत्तर प्रदेश में और दशावतार मंदिर है, जो दशावतार मंदिर एलोरा कर्नाटक में दुर्गा मंदिर है। फिर
नागर शैली के मंदिरों को निम्नलिखित प्रकार से उपविभाजित किया गया है। शिखर के आकार में भिन्नता के आधार पर नागर मंदिरों का विभाजन किया गया है। शिखर के आधार पर भिन्न प्रकार के मंदिर, दुर्ग और शिखर होते हैं। आरंभिक मंदिरों में एक ही दुर्ग या शिखर बनाए जाते थे, लेकिन बाद में मंदिरों में कई दुर्ग निर्मित किए जाने लगे। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचा शिखर के होता है और ठीक नीचे स्थित होता था। समय के साथ कई प्रकार के शिखर विकसित किए जाने लगे जो निम्न प्रकार के हैं। तब और भी शिखर होने लगे। अब लेटना शिखर। यह लेटना एक रेखा प्रसाद के शिखर के प्रकार के रूप में है। रेखा प्रसाद शिखर के रूप में इसका आधार वर्गाकार है, तो वर्ग के आकार के चौकोर टाइप का इस तरह वर्गाकार है। दीवारें अंदर की ओर मुड़ी हुई और ढलान वाली होती हैं, जो शिखर पर एक बिंदु पर शिखर के एक बिंदु पर इस तरह जाकर इस तरह समाप्त होती हैं। चौकोर टाइप होती है, लेकिन इस तरह शिखर एक बिंदु समाप्त होती है। लैटिना इमारतें कई छोटे शिखरों के सहारा देने के लिए विकसित की गई थी, जो उभरी हुई पर्वत चोटियों की तरह एक साथ एकत्रित थी। फिर फमसाना शिखर। ये लैटिना शिखर की तुलना में अधिक चौड़े और छोटे हैं। तो फमसाना शिखर है जो इस फोटो में यहाँ फमसाना शिखर लैटिना की तुलना में अधिक चौड़े हैं और छोटे हैं। इनकी छतें कई स्लैबों में बनाई गई होती हैं, तो इस तरह कई स्लैबों में बनाई गई होती हैं, जो धीरे धीरे एक बिंदु तक उठती हैं। कई उत्तर भारतीय मंदिरों में मंडप यानी हॉलों पर फमसाना डिजाइन का उपयोग किया जाता है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक लैटिन इमारत में रखा जाता है। वल्लभी प्रकार की इमारत। इसकी विशेषता आयताकार इमारतें हैं। इसकी छत पर गुम्बदाकार कक्षा में उठी हुई है। इसकी छत क्या है? गुम्बदाकार कक्ष के रूप में उठी हुई है, जिसकी वजह से वैगन और बेल्टेड इमारतें कहा जाता है। इसमें बौद्ध रॉक कट चैत्य गुफाओं की जमीनी योजनाओं में समानता है। गुंबददार कक्ष का किनारा गोल है, जो प्राचीन बांस और लकड़ी के वैगन जैसी दिखाई देती है। मध्य भारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्राचीन मंदिरों की विशेषताएं लगभग समान हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मंदिरों की विशेषताएं समान है। प्रारंभिक गुप्तकाल के मंदिर तो गुप्तकाल के समय के अपेक्षाकृत साधारण होते थे। इसमें एक मंडप और गर्भगृह को सहारा देने वाले 4 स्तंभ होते थे। गुप्तकाल में इस तरह के मंदिर शुरू हुए थे। तो फिर देवगढ़ का वास्तुकला मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ ललितपुर जिले में है। देवगढ़ का मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ जिले में ललितपुर जिले में। 6वीं सदी ईसा पूर्व की शुरुआत में, जब 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ तो 6वीं ईसा शुरुआत में गुप्त काल के उत्तरार्ध के मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं। देवगढ़ का मंदिर उत्तर गुप्त काल का है। फिर मध्य प्रदेश के विशेष रूप से उदयगिरी और सांची के गुप्तों के मंदिर। तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से उदयगिरी और सांची, मध्य प्रदेश के उदयगिरी और सांची में गुप्त काल के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं। सांची के मंदिर 17 सपाट छत वाला है और पहला मंदिर है जी सांची में गुप्तों के समय। तो देवगढ़ का वास्तुकला मंदिर है ही। देवगढ़ के जो मंदिर हैं वो देवगढ़ की यूपी वाले मंदिर, तो इसमें पंचायतन शैली में है। वक्र रेखीय शिखर है, शिखर वक्र रेखीय है। वक्र रेखीय शिखर है। घुमावदार लैटिना या रेखा प्रसाद प्रकार का शिखर है। नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण है।
यह पश्चिममुखी मंदिर पश्चिममुखी कम आम है क्योंकि यह अधिकांश मंदिर पूर्व में है। यह उत्तरमुखी है और एक भव्य द्वार है जिसमें गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। तो देवगढ़ का मंदिर है ये। फिर मंदिर में विष्णु के विभिन्न रूपों के चित्र से यह अलग धारणा पैदा हुई। विष्णु के हैं विभिन्न चित्र, यह धारणा प्रकट हुई है कि यह 10 अवतार मंदिर था जिसमें 4 सहायक मंदिर थे जिसमें विष्णु के अवतार थे। जिसमें 4 सहायक मंदिर थे और विष्णु के अवतार। हालांकि इन मंदिरों का मूल समर्पण अज्ञात है कि किसको समर्पित है। विष्णु की मुख्य राहतें जैसे शेष शयन, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष पश्चिम की ओर स्थित मंदिर की दीवारों को सुशोभित करती हैं। खजुराहो में स्थित मंदिर वास्तुकला, इसका निर्माण चंदेलों द्वारा 10वीं सदी में करवाया गया था। सभी नागर मंदिरों में आमलक है और कलश है। तो आमलक है, कलश मौजूद है। इन सभी मंदिरों में बालकनियाँ और बरामदे भी हैं। बरामदों का निर्माण किया गया है। बालकनियाँ हैं, बरामदे हैं। फिर लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर क्या है? विष्णु जी को समर्पित है। इसमें 954 ईस्वी में चंदेल राजा तो लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित मंदिर है और चंदेल राजा धनांगा द्वारा निर्मित शिखर है और मुख्य आमलक एक क्षैतिज बांसुरीदार डिस्क या कलश या कलश जैसे फूलदान के एक घुमावदार पिरामिड शैली को प्रदर्शित करता है। घुमावदार पिरामिड शैली है यहाँ। सभी नगर मंदिरों में आमलक और कलश, तो सभी जो मंदिर आमलक है और सभी में कलश है और बरामदे हैं, बालकनियाँ हैं। ये तो हो गया। फिर खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने 1003 से 1035 ईस्वी के शासनकाल के दौरान करवाया था। इन खजुराहो की मूर्तियों में कामुक मूर्तियाँ और उनमें अलंगिनाथ बुद्ध जोड़े की मूर्तियाँ भी शामिल हैं जिन्हें शुभ और मंदिर का अभिन्न अंग माना जाता है। खजुराहो में कई हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और एक 64 योगिनी मंदिर भी है। तो इसमें हिंदू मंदिर है, जैन मंदिर है और 64 योगिनी मंदिर भी है। 64 योगिनी मंदिर 10वीं सदी में 10वीं सदी से पहले का है। ये तांत्रिक पूजा से जुड़े हैं और देवी देवताओं को समर्पित है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश मुरैना जिले में 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले में 11वीं सदी के इस मंदिर को बनाने का श्रेय कच्छप छाट राजा देवपाल को दिया जाता है। तो कच्छप छाट राजा देवपाल को दिया जाता है मंदिर के निर्माण का श्रेय। मंदिर के गोलाकार आकार के कारण मंदिर के गोलाकार आकार के कारण ये धारणा बन गई है कि भारतीय संसद का डिजाइन सबसे इसी से प्रभावित है। इसे एकतारसो मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये मुरैना जिले में 64 योगिनी मंदिर इसी के संसद के बताइए। 7वीं और 10वीं सदी के मध्य निर्मित योगिनियों के पंथ को समर्पित कई मंदिर हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। तो ये 7वीं से 10वीं सदी तक बने हैं और ये योगिनियों को समर्पित है। और बलुआ पत्थर आम है, इसमें बलुआ पत्थर से बने हैं। जबकि भूरा और काला बेसाल्ट 10वीं और 12वीं सदी के मंदिर मूर्ति कला में दिखाई देता है। तो भूरा और काला बेसाल्ट भी दिखाई देता है इन मूर्तियों में।
फिर माउंट आबू के जैन मंदिरों, माउंट आबू जो राजस्थान में, माउंट आबू के जैन मंदिर 10वीं से 12वीं शताब्दी और राणकपुर राजस्थान में 15वीं सदी के मंदिरों में हैं। तो रणकपुर मंदिर है तो मुलायम सफ़ेद संगमरमर देखने को मिलते हैं। पश्चिम भारत में मंदिर, तो पश्चिम भारत में गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैले पश्चिमी भारत के मंदिर विभिन्न प्रकार के पत्थरों को प्रदर्शन करते हैं। इसमें बलुआ पत्थर, पश्चिम भारत में जो मंदिर है इसमें बलुआ पत्थर आम है, जबकि भूरा और कारा बेसाल्ट 10वीं से 12वीं सदी के मंदिरों और मूर्तियों में दिखाई पड़ता है। माउंट आबू जैन मंदिर 10वीं 12वीं सदी के हैं और राणकपुर राजस्थान में 15वीं सदी के मंदिरों में मुलायम सफेदार संगमरमर देखने को मिलता है। फिर मोढेरा में सूर्य मंदिर, तो मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी के दौरान सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा किया गया था। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के द्वारा भीमदेव प्रथम द्वारा किया गया था। इसमें एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार टैंक और सूर्य कुंड है, जो वास्तुकला में जल निकायों के प्रभाव को दर्शाता है। इस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर 108 लघु मंदिरों की नक्काशी की गई है। मंदिर की जटिल नक्काशी और मूर्तिकला का कार्य गुजरात की लकड़ी पर नक्काशी और परंपरा के प्रभाव को दर्शाता है। ये छोटा मंदिर पूर्व की ओर है ताकि वर्षिव के दौरान सूर्य उस पर सीधे चमक सके। विषुवत के दौरान सूर्य सीधे चमक सके। गुजरात में समलाची के क्षेत्र, गुजरात में है समलाची के क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर स्थल है। पूर्व क्षैतिज परंपराओं को गुप्तोत्तर शैली के साथ मिश्रित करता है। तो पूर्व की जो क्षैतिज परंपराएं हैं उसमें गुप्तोत्तर ये शैली के साथ मिश्रण करते हैं ये मंदिर। गुजरात के समलाजी क्षेत्र। पूर्वी भारत में उत्तर पूर्व बंगाल, उड़ीसा के मंदिर वास्तुकला इतिहास में विशिष्ट शैलियों का पता चलता है। बंगाल में 7वीं सदी तक टेराकोटा एक प्रचलित माध्यम था। तो 7वीं सदी तक यहाँ टेराकोटा का एक प्रचलित माध्यम था पूर्वी भारत में। असम मंदिर वास्तुकला गुप्त काल के प्रभाव को दर्शाती है। असम में गुप्तोत्तर शैली 10वीं शताब्दी तक कायम रही। तो यहाँ 10वीं शताब्दी तक कायम रही। इसके बाद 12वीं से 14वीं शताब्दी तक एक विशिष्ट असमिया शैली का उद्भव हुआ। तो 12वीं से 14वीं शैली तक यहाँ असमिया शैली का उद्भव हुआ असम में। और ऊपरी बर्मा की ताई और बंगाल की पाल शैली, बर्मा की ताई और पश्चिम बंगाल की पाल शैली से प्रभावित है। अहोम शैली का साक्ष्य गुवाहाटी में 17वीं शताब्दी के कामाख्या मंदिर 17वीं शताब्दी का कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित एक शक्ति पीठ में मिलता है। बंगाल की मंदिर शैलियाँ पाल शैली और 9वीं से 11वीं शताब्दी से लेकर सेना शैली 11वीं से 13वीं शताब्दी तक भिन्न है। तो बंगाल में पाल शैलियाँ हैं 9वीं और से 11वीं शताब्दी को लेकर सेना शैली 11वीं से 13वीं शताब्दी तक भिन्न शैलियाँ हैं। बौद्ध मठ स्थलों के संरक्षक पाल शासकों ने बराकर में बौद्ध मठ स्थलों के पाल शासकों ने बराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जैसे मंदिरों में मौजूद स्थानीय बांगा शैली को उकेरा।
जो बाद की शताब्दियों में उन्नत रूप में विकसित हुई। एक बड़े आमलक से सुसज्जित एक ऊंचे घुमावदार शिखर इसकी विशेषता है। यह उड़ीसा के समकालीन मंदिरों में लगभग समान है। उड़ीसा के समकालीन मंदिरों से समान है। टेराकोटा ईंट के मंदिरों का प्रसार 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ। धनुषाकार ताकों के साथ साथ काले और भूरे बेसाल्ट क्लोराइट पत्थर के स्तंभों ने गोंड और पंडुगा में बंगाल सल्तनत की शुरुआत की। इमारतों के प्रभाव